नमस्कार। एक बड़े खुलासे के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। खुलासा भारत को पंगु बनाने वाली साजिशों का, खुलासा भारत को गुलाम बनाने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर अमेरिकी फोर्ड फाउंडेशन की साजिशों का, खुलासा अमेरिका की उन साजिशों का जो भारत की राजनीतिक सत्ता को अपने उंगलियों पर नचाना चाहता है। और इस खेल में जाने अनजाने में भारत के तमाम बड़े उद्योगपति, कथित समाज सेवक, आईटी प्रोफेशनल्स, ब्यूरोक्रेट, जर्नलिस्ट, तमाम लोग शामिल हो गए हैं। और इस साजिश का अहम किरदार साबित हुआ है अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और फोर्ड फाउंडेशन। लेकिन इस साजिश को बताने से पहले जानते हैं कि कैसे इस साजिश की शुरुआत हुई। साल 1935 में अमीरों को लूटो वाला बदनाम कर अमेरिका में लागू किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने संपत्ति कर की शुरुआत की, जो होने वाले सबसे अधिक कमाई का लगभग 75% था। उस समय अमेरिका में सबसे धनी परिवारों में से एक फोर्ड परिवार था, जो फोर्ड मोटर्स का मालिक था। कर बचाने के लिए एडसेल फोर्ड ने फोर्ड फाउंडेशन की स्थापना की। एडसेल हेनरी फोर्ड, फोर्ड मोटर्स के संस्थापक एडसेल फोर्ड के बेटे थे। शुरू में फोर्ड फाउंडेशन का उद्देश्य वैज्ञानिक, शैक्षिक और धर्मार्थ उद्देश्यों, सभी सार्वजनिक कल्याण के लिए धन प्राप्त करना और उसका प्रबंधन करना था। 1947 तक हेनरी और एडसेल फोर्ड दोनों की मृत्यु हो गई और यहीं से फोर्ड मोटर्स का नियंत्रण फोर्ड फाउंडेशन पर खत्म हो गया। 1949 में एडसेल फोर्ड के बेटे हेनरी फोर्ड द्वितीय ने फोर्ड मोटर कंपनी एंड फंड बनाया, जो एक अलग कॉरपोरेट फाउंडेशन है, जो आज भी फोर्ड मोटर कंपनी की परोपकारी शाखा के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब साफ है कि अब पुराने वाले फोर्ड फाउंडेशन का फोर्ड मोटर से कोई रिश्ता और कोई संबंध नहीं है। अब बात करते हैं कि फोर्ड फाउंडेशन और अमेरिकी खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA के बीच के संबंधों की। तो इन संबंधों की नींव पड़ी 1948 में मार्शल योजना के जरिए। अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप को विदेशी सहायता प्रदान करने के लिए मार्शल योजना शुरू की। मार्शल योजना ने यूरोपीय औद्योगिकीकरण को फिर से गति दी और इस क्षेत्र में व्यापक निवेश लाया। यह अमेरिकी वस्तुओं के लिए बाजार स्थापित करके अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए भी एक प्रेरक का काम किया। यह वही समय था जब विश्व वर्चस्व को लेकर अमेरिका और USSR यानी सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध शुरू हुआ और यह युद्ध CIA और KGB के बीच लड़ा गया। पॉल हॉफमैन मार्शल योजना के अध्यक्ष बने। यही पॉल हॉफमैन 1950 से लेकर 1953 तक फोर्ड फाउंडेशन के भी अध्यक्ष बने रहे। CIA की स्थापना 1947 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम द्वारा की गई। इससे पहले इसका नाम OSS था। CIA की रणनीति जॉन J मैकक्लॉयड ने बनाई, जो एक वकील, राजनयिक, बैंकर, राष्ट्रपति के सलाहकार और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध के सहायक सचिव के रूप में काम किया। 1953 में रिचर्ड बेसेल फोर्ड फाउंडेशन के अध्यक्ष बने। दूसरी तरफ एलन डेलेस CIA के निदेशक बने। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। उस समय CIA मध्य और पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट शासित देशों में गुप्त अभियान चला रहा था। इसके लिए CIA एक प्रकाशन गृह, इंटर कल्चरल पब्लिकेशन और यूरोप में 4 भाषाओं में एक पत्रिका पर्सपेक्टिव्स का प्रकाशन स्थापित करना चाहता था। इसके लिए CIA यूरोप में फंड ट्रांसफर कराना चाहती थी और यहाँ फोर्ड फाउंडेशन उनकी मदद के लिए आगे आया। CIA ने फोर्ड फाउंडेशन के माध्यम से वहाँ धन मुहैया कराया और यहीं से CIA और फोर्ड फाउंडेशन के बीच सहयोग शुरू हुआ। CIA जहाँ भी अपने गुप्त ऑपरेशन के लिए पैसा भेजना चाहती है, उसे फोर्ड फाउंडेशन के जरिए आसानी से भेजा जाता है। फोर्ड फाउंडेशन एक मानवीय NGO था, इसीलिए किसी को इस पर शक नहीं गया। अपने काम को जायज ठहराने के लिए CIA ने दुनिया भर के कथित बुद्धिजीवियों की एक पूरी फौज तैयार कर ली है। फोर्ड फाउंडेशन की मदद से हर देश
में प्रोफेसर, कार्यकर्ता, अभिनेता, पत्रकार तक को काम पे लगा दिया गया। एलन डलेस ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को राक्षस में बदल दिया। वह CIA के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निदेशक रहे। फोर्ड फाउंडेशन से सेवानिवृत्त होने के बाद बिसेल भी डलेस के अधीन CIA में शामिल हो गए। इसके अलावा जॉन जे मैकलाउ, जिन्होंने CIA का निर्माण किया, वह 1958 में फोर्ड फाउंडेशन के अध्यक्ष बने। 1953 से फोर्ड फाउंडेशन और CIA के बीच कर्मचारियों की अदला बदली होने लगी, यानी फोर्ड फाउंडेशन के सदस्य CIA में शामिल हुए और CIA सदस्य फोर्ड फाउंडेशन में शामिल हुए। यह तो महज शुरुआत थी। इसके बाद तो CIA ने पूरी दुनिया में असल असर 1952 में दिखाना शुरू किया, जब फोर्ड फाउंडेशन का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और उन्होंने अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला। आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि पहला विदेशी कार्यालय भारत में खुला। पहला देश जो फोर्ड फाउंडेशन का उपनिवेश बना वह भारत था और फोर्ड फाउंडेशन को इसके लिए कोई समझौता नहीं करना पड़ा। 1951 में मार्शल प्लान के प्रमुख पॉल हॉफमैन नई दिल्ली आए। उन्होंने इसकी रूपरेखा तैयार की। इसके वास्तविक उद्देश्यों को शायद तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू समझ नहीं पाए। जब भारत को स्वतंत्रता मिली और नेहरू प्रधानमंत्री बने, उन्होंने खुद फोर्ड फाउंडेशन को भारत में कार्यालय खोलने के लिए आमंत्रित किया। फोर्ड फाउंडेशन ने 1952 में नई दिल्ली में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला। नेहरू ने जॉन बिसेल को, जो फोर्ड फाउंडेशन के अध्यक्ष और CIA के कर्मचारी थे, 1958 में भारत सरकार के सलाहकार के रूप में भारत में आमंत्रित किया ताकि कपास और कपड़ा क्षेत्र में भारत सरकार की सहायता की जा सके। 1960 में बिसेल ने फैब इंडिया कंपनी शुरू की और लगे हाथ नेहरू ने फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन को विशेष रियायत दी। फोर्ड फाउंडेशन ने भारत के हर क्षेत्र में पैठ बनाई और भारत में कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, विशेषज्ञ, पत्रकार की फौज खड़ी कर दी। आश्चर्य की बात है कि जो भी कोई फोर्ड फाउंडेशन से संरक्षण प्राप्त करता, वह आसानी से भारत सरकार तक पहुंच जाता। भारत में पहुंचने के बाद फोर्ड फाउंडेशन ने भारत की कार्यप्रणाली और संरचनात्मक ढांचे पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, वह भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर, यानी लोग भारत के और काम अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के अनुसार। और अगर यह मामला फंसता तो सारा दोष वामपंथियों के सिर पर मढ़ दिया जाता और उन देशों के सिर पर मढ़ दिया जाता जो वामपंथ के समर्थक होते थे। अब तक फोर्ड फाउंडेशन ने भारत को करीब 5,000 करोड़ से अधिक का दान दिया है। इसमें 1250 से अधिक संस्थानों को 3,500 बार अनुदान दिया गया। फोर्ड फाउंडेशन ने तमाम भारतीय संस्थानों को आर्थिक मदद मुहैया कराई, जिनमें नीति अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय फाउंडेशन, भारतीय नीति अनुसंधान, भारतीय पुलिस फाउंडेशन, IIM अहमदाबाद, बेंगलौर, कोलकाता जैसे ताकतवर संस्थान शामिल हैं। इसके अलावा समरंग, मानवाधिकार कानून नेटवर्क, IIT, ऑक्सफैम इंडिया, एमनेस्टी इंडिया भी शामिल है। ये सभी संस्थान पिछले 70 वर्षों से भारत की प्रत्येक नीति निर्माण के पीछे रहे हैं। हम कह सकते हैं कि फोर्ड फाउंडेशन भारत की प्रत्येक नीति बनाता रहा। फोर्ड फाउंडेशन हमारे स्कूली पाठ्यक्रम, हमारे NCERT पुस्तकों का पाठ्यक्रम भी तैयार कराता रहा। हमारे कानून, हमारे कार्य, हमारी नीतियां, सब कुछ फोर्ड फाउंडेशन द्वारा बनाया गया, जो अमेरिकी हितों का प्रतिनिधित्व करता था। 2004 से 2009 के बीच सोनिया गांधी ने NAC का गठन किया, जो वास्तव में भारत को चला रही थी। NAC के अधिकांश सदस्य फोर्ड फाउंडेशन से थे। भारत में फोर्ड फाउंडेशन से लाभ पाने वाले ऐसे हजारों लोग हैं, जिनमें राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सीनियर एडवोकेट, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, रिसर्चर्स तक शामिल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि सभी भारत विरोधी, हिंदू विरोधी परिस्थितिकी तंत्र से संबंधित हैं, जो सहारे के लिए वामपंथ की छांव में दिखते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये लोग भारत में फोर्ड फाउंडेशन के अध्यक्ष शीर्ष लोग बन चुके हैं। इससे आप फोर्ड
आप भारत में फोर्ड फाउंडेशन की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे रतन टाटा, नारायण मूर्ति, कविता रामदास, मल्लिका पार्वती दत्त, पुष्पा सुंदर फोर्ड फाउंडेशन के ये लोग अध्यक्ष बन चुके हैं। फोर्ड फाउंडेशन के लाभार्थियों में तमाम दिग्गजों का नाम आता है, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव, मेघा पाटकर, आशुतोष वार्ष्णेय, तिस्ता सीतलवाड़, इंदिरा जयसिंह, रवीश कुमार, कॉल्विन गोंजाल्विस, निर्झरी सिन्हा तक का नाम शामिल है। लेकिन मोदी सरकार के बनने के बाद से यानी 2014 से फोर्ड फाउंडेशन पर शिकंजा कसा जा रहा है। CIA ने 2014 तक फोर्ड फाउंडेशन के माध्यम से भारत पर शासन किया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। फोर्ड फाउंडेशन को पहला झटका तब लगा जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। 2015 में मोदी ने फोर्ड फाउंडेशन को भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया और अंततः भारत को फोर्ड फाउंडेशन से स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन यह अस्थायी रही। नारायण मूर्ति और अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा भारत सरकार पर भारी दबाव बनाया गया और मोदी ने 2017 में उन्हें निगरानी सूची से हटा दिया और फोर्ड फाउंडेशन ने भारत में फिर से प्रवेश कर लिया। वे अभी भी भारत में काम कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें हमारी नीति निर्माण में ऐसा VIP दर्जा नहीं मिला है जैसा कि 2014 से पहले था। फोर्ड फाउंडेशन का विरोध करने वालों के बारे में कहा जाता है कि वो कब आर्थिक, राजनीतिक और अपने पेशे से खत्म कर दिए जाते हैं, इसका किसी को पता भी नहीं चलता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं JS सोढ़ी, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, और हरिमोहन कौशिक जी, रिसर्चर के तौर पे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सोढ़ी साहब, पहला सवाल आप ही से, क्या फोर्ड फाउंडेशन ही 70 सालों तक भारत को चलाया? जय हिंद प्रसून जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। प्रसून जी, जब 1980 के दशक में मैं स्कूल में जाता था, एक स्कूल का छात्र था, तो मैं अखबारों में पढ़ता था कि विदेशी ताकतों का हाथ है, कुछ भी होता था विदेशी ताकतों का हाथ होता था। अभी भी मैं मीडिया में ऐसी खबरें देखता हूँ, विदेशी ताकतों का हाथ है, कभी अमेरिका का हाथ है, कभी चीन का हाथ है, कभी रूस का हाथ है। मेरा एक प्रश्न अपने आप से होता है और कई बार मैं इसका आंसर खोजने की कोशिश करता हूँ, क्या 40-50 साल से हम इन विदेशी हाथों को खत्म नहीं कर पाए कि आज 2024 में आ चुके हैं, जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि आदमी जो भी कमरे के अंदर बातचीत कर रहा है या खाना भी खा रहा है, पानी भी पी रहा है, वो भी खुफिया एजेंसीज पिकअप कर सकती हैं। तो अब तक हम ये विदेशी हाथों की ताकतों की जो बात करते हैं, ये हमारे लिए बहुत मैं कहूंगा बहुत सोच विचार वाली बात है कि 1947 से लेके अब तक हम विदेशी ताकतों का ही ये मेंशन करते हैं। कोई भी चीज होती है विदेशी ताकतों के बारे में बात करते हैं। प्रसन्न जी, अगर फोर्ड फाउंडेशन ने अगर ऐसा कुछ किया होता और कोई ऐसा सबूत होता, तो मेरे को यकीन है कि कोई ना कोई पत्रकार पिछले 60-70 सालों में, कोई ना कोई मीडिया हाउस, पहले टीवी नहीं थे लेकिन न्यूज़पेपर से, कोई एक भारत का नागरिक तो इनके खिलाफ खड़ा होता। लेकिन जो मैंने रिसर्च की, मेरे को तो ऐसा कहीं नहीं मिला कि जहां पे पूरा ये इनके ऊपर कोई केस हुआ हो। मैंने सोढ़ी साहब, जो हमने रिपोर्ट अभी दिखाई है उसमें सिलसिलेवार ढंग से बताया गया है कि कैसे ओरिजिनल वाला फोर्ड फाउंडेशन अब नए वाले फोर्ड फाउंडेशन से अलग हो चुका है। फोर्ड मोटर्स जो थी वो अब इंडिया से बाहर है, लेकिन उसका फोर्ड फाउंडेशन जिसका आप संबंध केवल CIA से बना हुआ है, उसी के जरिए पैसे आ रहे हैं। और ये बात तो कई बार पब्लिक डोमेन में आ चुकी है कि फोर्ड फाउंडेशन के जरिए अपनी चीजें लागू करती है अमेरिका। इसमें कोई नई चीज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं हरिमोहन कौशिक जी। हरिमोहन कौशिक जी, क्या फोर्ड फाउंडेशन का असर है या नहीं? पहली बात तो यही कर लेते हैं जी। सर थैंक यू। और सोढ़ी साहब को मेरा नमस्कार। सोढ़ी साहब, मैं थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूँ इस चीज में आपसे कि आप कह रहे हैं कि फोर्ड फाउंडेशन के फुटप्रिंट्स नहीं है। अगर हम कुडन न्यूक्लियर पावर प्लांट की अगर बात करते हैं, या फिर आप वो टर्टल केस की बात करते हैं जो महानदी के मुहाने के ऊपर हुआ था, जिसके अंदर पॉस्को नाम की एक कंपनी आई थी
और जिस तरीके से कछुओं के मामले में, कछुओं को बचाने के मामले में एक पूरे प्रोजेक्ट को 12-15 साल तक 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो अटल बिहारी जी के टाइम पर आया था, हिंदुस्तान का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, उसको टर्टल्स के नाम पर कि जी यहाँ इस रेत में टर्टल अंडे देते हैं, जबकि उससे कई किलोमीटर दूर थे। सर पूरा प्रोटेस्ट हुआ, बवाल हो गया। 2017-18 में या 20 में उन्होंने फाइनली वो पूरा प्रोजेक्ट बंद किया और हाथ जोड़कर चले गए कि जी नमस्ते। कुडनकुलन प्लांट के अंदर अगर उठाकर देखें, स्टरलाइट कॉपर के मामले में उठाकर देखें, तो सर हर जगह पर, हर जगह हम एक चीज देखते हैं कि वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इतने तगड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि हम समझ ही नहीं पा रहे। और जब बाद में पता लगा कि भाई स्टरलाइट कॉपर असलियत में बाद में मंगवाया कहां से गया, तो वो स्टरलाइट कॉपर मंगवाया गया पाकिस्तान से। कितने का? अप्रोक्सीमेट $100 बिलियन का कॉपर हम पिछले 20-25 साल के अंदर पाकिस्तान से मंगवा चुके हैं। कैन यू इमेजिन? वी आर फाइनेंसिंग अ कंट्री जो कि हमारे को टेरराइज कर रही है। तो सर असलियत में हम जो बात करते हैं ना, वो डीप स्टेट एंड डीप स्टेट, सर वो डीप स्टेट हमें नहीं लगता कि वो कहीं पर दिखाई देता है। वो असलियत में माइंड गेम खेलते हैं हमारे यहाँ, मतलब देसी भाषा में कहते हैं प्रेत। तो प्रेत डीप हमारे स्टेट ही दिमाग तो से हुआ खेलता हरिमोहन है। कौशिक जी, ये आपका फोर्ड फाउंडेशन एक तरीके का, आपकी Yes, जितनी भी रिसर्च ये एजेंसी यही है है। इसमें घुसे हुए हैं, ये आपके एजुकेशन सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं फोर्ड फाउंडेशन। आपके नेताओं के नाम ले लिए जाए, आज की डेट में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव, एक्टिविस्ट के नाम पे सर, मेघा पाटकर, मैं उसी चीज पे आ रहा था, मुझे 2 मिनट दीजिए। वकील की बात की जाए तो सीतलवाड़ जैसे तमाम बड़े दिग्गज नाम हैं जो इनसे फंड ले रहे हैं, तो इनकी बात मैं तो करेंगे उसी ही। पर आ रहा था सर। ये अकेला फोर्ड फाउंडेशन बहुत बड़े डीप स्टेट का एक हिस्सा है जो फ्रंट पे खेल रहा है, और उनसे भी फ्रंट पे जॉर्ज सोरोस है। अगर आप फोर्ड फाउंडेशन की बात भी देखेंगे तो वो असलियत में कर क्या रहा है सर? FCRA एक्ट जो है वो असलियत में फोर्ड फाउंडेशन की पर कतरने के लिए तो है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इसीलिए तो छोड़ के भाग गई। BBC जो है वो असलियत में इसी फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लेने वाला एक बहुत बड़ा एजेंट है। जी सर। लेकिन आखिर क्या कारण रहा हरिमोहन कौशिक जी कि दोबारा मोदी सरकार को एंट्री देनी पड़ी फोर्ड फाउंडेशन को? सर देखिए एक्चुअली क्या है कि प्रॉब्लम यहीं से आ जाती है कि हम देखिए जो हम विदेशी शक्तियों की, विदेशी ताकतों की हाथ की अगर बात कर रहे हैं, तो असलियत में वो ताकतें क्या हैं? वो हमारे सिस्टम में, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा ना इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम में मौजूद हैं कि वहां पर छोटी छोटी चीजों के ऊपर हमारे को देखना पड़ रहा है कि भाई बहुत सारे काम इन्होंने उन सिस्टम से जड़ें बना ली, जिसकी वजह से उन्हें अगर निकाल रहे हैं तो वो सिस्टम बंद हो रहा है, और अगर बुला रहे हैं तो वो सिस्टम ही हमारे पूरे के पूरे आइडेंटिटी को, पूरी कंट्री को खत्म कर रहा है। तो प्रॉब्लम यही है कि उनके पर कतर के अगर बुलाया जा रहा है तो जी ठीक है, झेल लेते हैं, लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है कि वो कहां हमारी सिस्टम को खत्म कर रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं। मजबूरी इसी चीज की है कि उन्होंने सिस्टम के अंदर जड़ें ऐसी बना रखी हैं कि अगर वो नहीं है तो वो सिस्टम काम करना बंद कर रहा है। हमारा चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो गया, चाहे हमारे बहुत सारे फिलेंथ्रोपिक काम हो गए, चाहे आदिवासी बस्तियों के अंदर हो गए, चाहे पार्टी की पॉलिटिकल सिस्टम्स हो गए, बहुत सारी जगह। इवन अगर हम सर छोटे छोटे हॉस्पिटल्स की भी अगर बात करते हैं तो वो हॉस्पिटल काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि फोर्ड फाउंडेशन उनके पीछे खड़ी हुई है। मतलब अनाथालय से लेकर हर चीज है, अब वो सब अब काम करना बंद कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो खुद परेशान हो रही है कि गवर्नमेंट ने कभी पैरेलल सिस्टम खड़ा ही नहीं किया, और सर 10 साल में तो शुरुआत हुई है, और सर 100 साल की जो एस्टैब्लिश्ड सिस्टम है उसे 10 साल में खत्म नहीं किया जा सकता। मैकॉले से लेकर फोर्ड फाउंडेशन तक, मुझे तो लगता है फाउंडेशन से लेकर 2014 तक। हरिमोहन कौशिक जी, मुझे तो लगता है कि बाहर से ज्यादा दिक्कत अंदर से है कि जिस तरीके से आपको पता भी नहीं चल रहा है और आपके शीर्ष जगहों पे उन लोगों को बैठाया जा रहा है जो फोर्ड फाउंडेशन से पले बढ़े हैं, उनकी सोच भी उसी तरीके की है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? आप ही अपने तरह से सोचने वाले 10 अंग्रेजों को पैदा कर दिया, वो चेहरे से भूरे या काले थे। सोढ़ी साहब, अगर फोर्ड फाउंडेशन के अध्यक्षों की बात की जाए तो रतन टाटा जी, नारायण मूर्ति, कविता रामदास, मल्लिका पार्वती दत्त और पुष्पा सुंदर जैसे लोग रहे हैं जो इसके अध्यक्ष रहे हैं। कोई कैसे शक कर सकता है, कोई कैसे शक शुभा कर सकता है इन संस्थानों पे कि जो हमको फंड दे रहे हैं उनकी मानसिकता पे कैसे शक कर सकता है? इसीलिए तो ये लोग पले बढ़े, और जब कहीं कुछ मामला फंसता था तो वामपंथ का नाम ले लिया जाता था। अमेरिका भी बच गया, CIA भी बच गया, और फोर्ड फाउंडेशन का कोई लेना देना नहीं, चूंकि आपके लोग हैं, आप लोग डिसीजन ले रहे हो। प्रसन्न जी, भारत में जितने मेन स्ट्रीम चैनल हैं मीडिया के,
उसमें से बहुत कम चैनल है जो कि चीन के बारे में खुल के बातचीत करते हैं। आपका एक चैनल है, मैं आपके चैनल को नमन और सलाम करूंगा कि आप खुल के चीन के विस्तारवाद की बात करते हैं। कई बार मैं आपके चैनल पे अपेयर हो चुका हूं डिस्कशन के लिए, लेकिन अधिकतर हमारे मेन स्ट्रीम चैनल चीन की बिल्कुल बात नहीं करते हैं। क्या उनपे भी जब लोग इल्जाम लगाते हैं कि वो चीन की बात को दबा देते हैं, क्या उन्होंने भी चीन से पैसा खाया है? तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम 50-60 साल के बातों पे लोगों को ब्लेम कर रहे हैं जिसपे एक भी सबूत सामने नहीं आया है कोर्ट ऑफ लॉ में, आज हमारे अधिकतम मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस के बारे में भी ऐसा बोला जा रहा है। आज इंटरनेशनल प्रेस रैंकिंग में भारत की रैंकिंग बहुत नीचे है। मेरे कहने का मतलब है कि जब तक कोई सबूत नहीं होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, और जैसे आपने सही कहा, अगर बड़े बड़े दिग्गज जैसे रतन टाटा, नारायण मूर्ति, अगर ये ऐसे संस्थाओं को ये हेड कर चुके हैं, मतलब मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि रतन टाटा जैसे महान आदमी पे कोई भी आदमी एक छोटा इल्जाम भी लगाए। वो तो इतने सोढ़ी साहब, वही तो सबसे बड़ी समस्या है। 2015 में फोर्ड फाउंडेशन को मोदी सरकार ने बाहर किया, और क्या ऐसी मजबूरी रही 2017 में वापस लिया, और वो भी तब जब ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पे अमेरिका के जो फोर्ड फाउंडेशन ने अपनी स्टैब्लिशमेंट यहाँ इस्टेब्लिश की, और उसको भारत सरकार की तरफ से खुले हाथों से स्वागत किया गया। उनको लगा कि ये आदिवासियों के भले के लिए काम कर रहे हैं। मालूम चला कि वहाँ ईसाईकरण हो रहा है, वहाँ अलग देश बसाने की बात हो रही है। अब तो अगर कड़ियों से कड़िया जोड़ेंगे तो आएगा। मान लीजिए कि एक जर्नलिस्ट है, उसको फोर्ड फाउंडेशन से पैसा मिला हुआ, उसके अकाउंट में पैसा आया है, कैसे इनकार कर सकता है? मेरी रिपोर्ट में एक बड़े पत्रकार का नाम है, बड़े नेशनल चैनल में काम करता था, उससे पैसा लिया हुआ है, फोर्ड फाउंडेशन से उनको अवार्ड मिले हुए हैं, दुनिया जानती है। अब वो फोर्ड फाउंडेशन के खिलाफ कैसे बयान दे सकते हैं? दिक्कत तब होती है जब अपने तरीके की एक मानसिकता पैदा की जाती है कि अमेरिका जो सोच रहा है या फोर्ड फाउंडेशन जो कह रहा है वही सही है। आप और हम बैठे हैं। सोढ़ी साहब, मैं आपको कई बार धन्यवाद देना चाहता हूं। आप खुल के बात करते हैं और ऐसी रिसर्च हमारे दर्शकों के सामने रखते हैं, चीन को लेकर, अमेरिका को लेकर या बाकी देशों के बारे में शायद जो पहले कोई नहीं जानता हो। लेकिन आज जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक पे डिबेट करने के लिए, तो मैं खुद भी दंग था कि इतने साल से लंबा खेल होता आया है, कड़ियों से कड़िया जोड़ते जाइए। मालूम चलता है कि CIA का जो मेंबर है वो कुछ दिन बाद फोर्ड का अध्यक्ष बन जा रहा है, फोर्ड का अध्यक्ष कुछ दिन बाद CIA के लिए काम कर रहा है, और मिली भगत चल रही है, और ये 1952 से चल रही है, 48 से। ऐसी स्थिति परिस्थिति में तो लगता है कि हम लोग पता नहीं आजादी हुए भी थे कि नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी से फोर्ड फाउंडेशन चला रहा है, और अभी भी हम एक बार निकालते हैं उसको बाहर, दोबारा 2017 में वापस लाते हैं। हरिमोहन कौशिक जी की बात मानी जाए तो उसके पर कतरे जा चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका के CIA के अधिकारियों के, राजनयिकों के बयान आते हैं, उससे लगता है कि वो अभी भी दबाव में लाने की पूरी कोशिश में है। सोढ़ी साहब, यह भारत के लिए कितना चिंताजनक है? प्रसून जी, देखिए, जब भी कोई इंसान जिंदगी में सफल होता है उसके दुश्मन बढ़ते रहते हैं, दोस्त घटते रहते हैं। यही हाल भारत का है। भारत जैसे तरक्की की ओर बढ़ चुका है, भारत की जैसे मान सम्मान अंतर्राष्ट्रीय हर फोरम में हो रहा है, तो ये वाजिब है कि हमारे दुश्मन बढ़ेंगे, हमारे दुश्मन घटेंगे नहीं। लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है कि जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं, जैसे जैसे हमें सफलता मिल रही है, हमें ऐसी चीजों का भी पूरा ध्यान रखना होगा, हमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी। मैं हरिमोहन जी की बात से मानता हूं कि एक अगर ऐसा इकोसिस्टम है तो इस इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए हमें कितना और समय चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि जी पहले 60 साल का इकोसिस्टम था, अब हमें 60 साल और चाहिए इस इकोसिस्टम को खत्म। बेहद अहम बात कह रहे हैं हरिमोहन कौशिक जी। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की तरीके से भारत को इससे निपटना पड़ेगा? क्या मतलब जनता आवाज उठाए फोर्ड फाउंडेशन के खिलाफ, या सरकार सक्षम है कि अभी उसको बाहर का रास्ता दिखा दे? हालांकि कई मामलों में, एजुकेशन के मामले में देखिए, बाकी जगहों के मामले में फोर्ड फाउंडेशन की दखल एक तरीके से रोक दी गई है। जी सर, एक्चुअली देखिए, वही है कि किसी भी बुराई को पूरे तरीके से क्या खत्म किया जा सकता है, तो मुझे लगता है नहीं। असलियत में उनके पर कतरने की जरूरत होती है, क्योंकि जो अच्छे काम कर रहे हैं वो तो ठीक है, अगर तुमने उल्टा सीधा किया तो हम तुम्हारे को रोक के रखेंगे।
और सीधी सी बात है, अगर एकदम से उनके पर मतलब उन्हें खत्म ही कर दिया जाए तो फिर पूरी दुनिया से जो बैकलैश आता है सर वो भी एक अलग ही लेवल का है। उसे भी हमारे को समझना पड़ेगा कि बैकलैश कितना खतरनाक है। और दूसरी बात कि सर खत्म मतलब 60 साल में सर मैकॉले को हम गालियां बकते हैं, क्या वो खत्म हो पाया? जो कम्युनिस्ट ने हमारी हिस्ट्री को चेंज कर दिया, क्या एकदम से हम उस चीज को खत्म कर पाते हैं? सर सोशल चेंजेस, बुराइयां बहुत जल्दी फैलती हैं लेकिन उनको खत्म करने के लिए हमारे को एजेस की जरूरत होती है। एजेस नहीं तो कम से कम एक बहुत धीरे धीरे ही सही उसको काउंटर तो करना पड़ता है ना। अब बहुत सारी, अब मान लिया एक मामला है कि हमारे यहाँ एक नैरेटिव चलाया जाता है कि अपर कास्ट ने जो लोअर कास्ट है उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया, सब चीजें। क्या सब जगह ऐसा था? आंसर है नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस नैरेटिव को इतनी बुरी तरीके से फैला दिया कि रिजर्वेशन के 70 साल बाद भी आज आप रिजर्वेशन का नाम भी ले लेते हो। यही तो सवाल है हरिमोहन कौशिक जी। मैं कह रहा हूं बांटो और राज करो की रणनीति पे फोर्ड फाउंडेशन भी चल रहा है और उसी आपके भारतीय लोगों को ही आगे करके वो लड़ाई लड़ रहा है। तो ऐसे में अब उपाय क्या है? 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा आपसे। सर ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर है। आइडियोलॉजिकल वॉर के अंदर काउंटर आइडियोलॉजी आपको डेवलप करनी पड़ती है और वो काउंटर आइडियोलॉजी के लिए आप और हम एफर्ट्स कर रहे हैं। इसका असर गवर्नमेंट अपनी जगह पर कर रही है, हम अपनी जगह पर कर रहे हैं। धीरे धीरे ही इसको काउंटर किया जा सकता है। एक दिन आइडियोलॉजी कभी ना तो एक दिन में बनती है ना एक दिन में खत्म होती है। हाँ। और मुझे लगता है कि इनके कृत्यों को जनता के सामने रखने से भी इनके कार्यों पे असर पड़ेगा। इस चर्चा में आप दोनों खास मेहमान जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।